हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत की क्लास में हमारी संधियां चल रही थी, जिसमें हमने 3 प्रकार की संधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी संधि थी हमारी? पहली थी स्वर संधि, दूसरी थी व्यंजन संधि और तीसरी थी विसर्ग संधि। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले उठाई थी अपनी स्वर संधियां। और ये जो स्वर संधियां हैं हमारी, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये स्वर संधियां होती हैं हमारी 8 प्रकार की। इन 8 प्रकारों में हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यानी कि 5 स्वर संधियां हम पढ़ चुके थे। बाकी की जो 3 स्वर संधियां पढ़ी बची हुई हैं, जिसमें आपकी पहली है आपकी पूर्व रूप, दूसरी है पर रूप और तीसरी है आपकी प्रकृति भाव। आज ये तीनों संधियां पढ़ लेंगे और हमारी स्वर संधियां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आपकी जो बची हुई हैं वो है व्यंजन और विसर्ग। तो जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया इसे चलते हुए। तो पहली है हमारी पूर्व रूप संधि, इसके बाद आएंगी पर रूप और फिर आएगी प्रकृति भाव। ये बहुत ही इजी संधियां हैं तीनों, बस थोड़ा सा इनके बारे में समझना होगा। तो पहली क्या है हमारी? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र इसका है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति। सूत्रार्थ क्या है? सूत्र कहता क्या है कि एंग प्रत्याहार के वर्णों के बाद अगर आ जाता है तो ये आ के स्थान पर क्या हो जाता है? आ का पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि अवग्रह आ हो जाएगा। अवग्रह आ को कैसे लिखते हैं? ये वाला। ठीक है, क्या कहता है ये सूत्र? अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये सभी को पता होना चाहिए। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? एंग में आता है आपका ए और ओ। ठीक है, तो ये जो हमारी संधि है, ये संधि क्या है कि अगर प्रथम पद के अंत में ए और ओ मिलते हैं और इनके बाद उत्तर पद के प्रारंभ में अगर हमें आ मिलता है तो ये आ क्या हो जाता है? ये आ चेंज हो जाता है अवग्रह आ, यानी कि अपने पूर्व रूप में, जिसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। समझते हैं इसको क्या होगा। जैसे ए और औ आते हैं, इनके बाद आ मिलता है तो ये आ कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और ए ओ पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है? के प्लस अपी। के प्लस अपी यानी कि का के बाद क्या आया? ए आया और ये ए आया है और जो उत्तर पद अपी है, अपी के प्रारंभ में क्या है? आ। तो ये आ किस में चेंज हो जाएगा? अवग्रह आ में। इसको अवग्रह आ बोलते हैं और इसको किस तरीके से लिखेंगे? के अपी, यानी कि के और ये बनाया अपी। समझ में आ गया? बहुत ही इजी संधि है। अब इसको आगे देखिए, इसके और एग्जाम्पल। शिवो प्लस अहम, यहाँ पर ओ आ रहा है लास्ट में और ओ के बाद क्या आया? आ गया, यानी कि ओ प्लस आ। ठीक है, ओ प्लस आ। तो ये जो आ है ये आ किस में चेंज हो जाएगा? इस आ में। और क्या बन जाएगा? शिवो अहम। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर अहम हो गया। को प्लस अपी तो क्या हो जाएगा? को अपी, यानी कि यहाँ पर ओ की मात्रा थी, यहाँ आ था, तो ये वाला आ किस में चेंज हो गया? अवग्रह आ में। शिवे प्लस अत्र। शिवे प्लस अत्र, ए और आ मिल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आ है वो किस में चेंज हो जाएगा? अवग्रह आ में। यहाँ पर लिख भी देती हूँ ए प्लस आ ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर क्या था? ओ प्लस आ। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है? हरे प्लस अव। सेम वही है, यहाँ पर ए मिला, यहाँ पर आ मिला और ये आ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अवग्रह आ में। क्या बन जाएगा? हरेव। बहुत ही इजी संधि है ये, इसको आराम से कर पा रहे होंगे आप। अब इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं एक बार। संधि विच्छेद भी आराम से कर पाएंगे आप। क्या है? विष्णु अव। तो बस जहाँ पर अवग्रह आ दिख रहा है यहीं से तोड़ दो और क्या लिख दोगे? दोनों को अलग करके विष्णु प्लस अव, है ना? सिंपल ये। नेक्स्ट क्या है? गते अप। यहीं से इसको तोड़ दो, क्या बन जाएगा? गते अलग हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? अपी। ठीक है, नेक्स्ट शिवो अहम, यहाँ पर मिला है तो बस यहीं से तोड़ दो, क्या बन जाएगा? शिवो बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? अहम बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है? को अपी, यहीं से ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? को प्लस अपी। को अलग हो जाएगा, अपी एक साथ आ जाएगा। शिवे अत्र। शिवे अत्र, तो यहीं से ये टूट के एक साथ आ जाएंगे, शिवे एक साथ आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? अत्र। ऐसे ही आप दोनों बना सकते हैं। हरे अव तो क्या हो जाएगा? हरे प्लस अव। और नेक्स्ट बाल को अपी, तो यहीं पे ये टूट जाएगा, बाल को अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा? अपी अलग हो जाएगा, बाल को प्लस अपी। है ना इजी संधि? कौन सी संधि है ये? पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है एंग पदांता दति।
सूत्र को ध्यान रखिए। सूत्र क्या कहता है, एंग प्रत्याहार, यानी कि ए और क्या आ जाते हैं, ओ। ए और ओ के बाद जब आ आता है तो ये आ किस में चेंज हो जाता है, अपने पूर्व रूप में चेंज हो जाता है, यानी कि अवग्रह आ में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र क्या है, एंगी पररूपम। सूत्र क्या है इसका, एंगी पररूपम। अब एंगी पररूपम सूत्र क्या कहता है, अकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आने पर आ का पररूप हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अकारांत उपसर्ग, कोई ऐसा उपसर्ग आए जो कैसा हो, आ पे खत्म हो रहा हो। अकारांत का मतलब है कि उसका जो अंतिम वर्ण हो वो क्या हो, आ। तो हमें अंतिम वर्ण से ही मतलब है, अंतिम वर्ण क्या मिल गया, आ। और इस आ के बाद क्या मिल जाए, ए मिल जाए या फिर ओ आ जाए। ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु आ जाए तो ये आ क्या होता है, ये आ लुप्त हो जाता है और किस में मिल जाता है, जाके ए में और ओ में। अगर ए आ रहा है तो आ लुप्त हो जाएगा, क्या बचेगा वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा। और ओ आ रहा है तो आ ओ में लुप्त हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, ओ बचेगा। समझ गए आप लोग, यानी कि यहाँ भी मैं एक आ लिख देती हूँ, ठीक है। आ के बाद अगर ए आता है तो ये आ किस में लुप्त हो जाएगा, इस ए में लुप्त हो जाएगा। आ के बाद अगर ओ आता है तो ये आ ओ में लुप्त हो जाएगा और क्या बना देगा, ओ में ही लुप्त होगा तो ओ ही बनेगा, ठीक है। ये कहता है एंगी पररूपम हमारा सूत्र। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। पररूप का मतलब होता है पर मीन्स दूसरा, और दूसरे वाले के जैसा ही बन जाएगा, अगला जो वर्ण आ रहा है ना उसी के जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी है आ प्लस ए ओ आता है, तो ये आ क्या है, अपने जो पर रूप यानी कि दूसरे जो वर्ण आ रहे हैं ना इसके बाद वाले, पर मीन्स बाद वाला, उसके जैसा ही बन जाएगा। तो आ किस में चेंज हो जाएगा, ए में अगर ए आता है तो, और ओ आता है तो आ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, प्र प्लस एजते, प्रा में क्या मिला, आ मिला, और इस आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये आ किस में विलुप्त हो जाएगा, ए में विलुप्त हो जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रेजते, ठीक है। ऐसे ही उप प्लस ओसित, उप के में अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, ओशित के प्रारंभ में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, आ मिलेगा जाके ओ में तो ओ में विलुप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, ओ ही बचेगा, और जो आपका शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, उपोषित, ठीक है, उपोषति, उपोषति, क्लियर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, प्रा प्लस ओसती, तो आ था, आ ओ में मिलेगा जाके बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, प्रोसती। कुप प्लस ओसती, कुपोसती। प्र प्लस एलियति, प्रेलियति, ये एक की मात्रा कहाँ, इस पे चली जाएगी। प्रापस एजते, तो प्रेजते। बहुत ही सिंपल है ये वाली तो, है ना, ये हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं इनकी संधि विच्छेद, तो सेम ऐसे ही, उपोषति तो यहीं से तोड़ दो, उप प्लस ओसति। प्रेल्यति प्रा प्लस एल्यति, प्रेज्यते प्रा प्लस एज्यते। समझ में आ गई ये बात। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि वृद्धि संधि में भी आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि आ के बाद अगर ए मिलता है, ठीक है, वहाँ पर वृद्धि में क्या था, आ के बाद अगर ए या अ मिलता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, अ में ही चेंज हो जाते हैं। और आ के बाद अगर ओ प्लस औ मिलता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो वहाँ पर याद रखना उपसर्ग नहीं होता, पर रूप में क्या है, उपसर्ग होना चाहिए। यानी कि जो प्रथम शब्द मिलेगा ना, या प्रथम वर्ण शब्द मिलेगा तो वो शब्द कैसा होना चाहिए आपका, एक उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है। ये परिभाषा में पहले ही लिखा था कि अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है। और उपसर्ग का जो अंत होगा वो किस पे होना चाहिए, आ पर। जैसे प्रा एक उपसर्ग है, ठीक है, उप उपसर्ग हो गया, तो उपसर्ग वाला वर्ण आपको लेना है किसमें, पररूप संधि में। नेक्स्ट है आपकी प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव संधि क्या होती है, प्रकृति भाव, प्रकृति समझ रहे हैं, नेचर, नेचर कैसा है, बदलता नहीं है, तो सेम यही है। ये क्या है तो संधि, पर इसमें कोई संधि नहीं होती है। ये क्या संधि है, इसका सूत्र क्या है, प्लुत प्रग्रिया अच नित्यम। तो ये जो सूत्र कहता है, जब प्लुत शब्द आते हैं और जब प्रग्रिया शब्द आते हैं तो उनके जब वो आएंगे तब वहाँ पर क्या है, कोई भी संधि नहीं होगी। प्लुत तो समझ ही रहे हैं, जैसे कृष्ण, प्रश्न और अब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये आ गया ना, इनके बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी, सेम जैसा का तैसा पूरा प्लस हटा के लिख दिया जाएगा। ये प्लुत है, प्लुत तो देख के आप लगा ही देंगे, ठीक है। प्रक्रिया शब्द क्या होते हैं, तो ये ऐसे शब्द होते हैं
ये वो शब्द होते हैं, मतलब जैसे द्विवचन वाले शब्द जिनका अंत किस पे होगा, ई और ऊ पे होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे, जैसे हरि पढ़ा है, ठीक है। हरि के जब आप रूप पढ़ेंगे तो हरि के द्विवचन वाले पे जाइए। हरि शब्द के द्विवचन पे आप जाएंगे तो आपको एक जगह क्या मिलेगा, हरि शब्द मिलेगा, ठीक है। तो वो जो द्विवचन का अंत किस पे हुआ, ईकारांत पे हुआ, बड़े ई पे हुआ। ऐसे ही साधु शब्द पे जाएंगे तो साधु में भी आपको साधु द्विवचन में मिलेगा। तो ऐसे द्विवचन शब्द, अब द्विवचन क्या होते हैं, सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या मैम बता रही हैं, तो आपको बता दें। जैसे आपने राम के रूप पढ़े, इधर आपकी विभक्तियां लिखी होती थी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। इधर आपका क्या होता था, एक वचन, फिर होता था आपका द्विवचन, और इधर क्या होता था, बहुवचन। ये बात समझ में आ गई। राम के रूप जिसमें बताऊं तो क्या बनेगा, रामः, रामऊ और राम, रामः रामू रामः, ठीक है। रामम रामू, इस तरीके से आपका बनता है रामा रामो रामा, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम, ठीक है। तो द्विवचन पे आपको जाना है, और द्विवचन के शब्द जिनके अंत में क्या आपको मिले, ई ऊ और ए मिलेगा, और उसके बाद कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो वहाँ पर कोई संधि नहीं होती। ये ई ऊ ए ओ हैं जो हैं कि तुम रहेंगे, यानी कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। क्या हमें ध्यान रखना है कि जो भी शब्द आ रहा है वो कैसा हो, पहले तो हम देखें द्विवचन है कि नहीं है, और द्विवचन अगर है तो द्विवचन का अंत किस पे हो, ई पे हो, ऊ पे हो और ए पे हो। ये क्या है, ये प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात हो गई कि प्रथम शब्द, जैसे यहाँ पर साधु प्लस ए तो आप देख पा रहे हैं, तो हम क्या देखें, प्रथम शब्द हमारा द्विवचन होना चाहिए। द्विवचन के साथ साथ ये क्या होना चाहिए, इसका जो अंत है वो ई ऊ और ए पर होना चाहिए। और इसके बाद अगर कोई भी स्वर आएगा तो वहाँ पर संधि नहीं होगी, बस प्लस का चिन्ह हटाकर हम जैसा का तैसा पूरा का पूरा लिख देंगे, यानी कि कोई संधि वहाँ पर नहीं की जाएगी। अब मैं आपको कुछ रूप बता देती हूँ। जैसे हरि का अगर हम पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति में तो क्या चलेगा, इधर आएगा हरि ही एक वचन में, द्विवचन में आता है हरि और बहुवचन में आता है हर्रेहा। ऐसे अगर मुनि का चलाना है तो मुनि का भी देख लो क्या जो हो जाएगा, मुनि ही हो जाएगा, एक वचन में, द्विवचन में क्या हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, मुन्या हो जाएगा। अब द्विवचन में आप देख पा रहे हैं किस पर अंत हो रहा है, ई पर अंत हो रहा है, और इनके बाद बाई चांस अगर कोई भी स्वर आएगा तो वो स्वर में क्या होगा, मेल नहीं होगा, यानी कि संधि नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, साधु प्लस ए, तो साधु ये द्विवचन का शब्द है साधु, और इसमें क्या है, ऊ पे अंत हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो द्विवचन का शब्द मिला और ऊ मिला, तो यहाँ पर संधि नहीं होगी, क्या रहेगा, साधु ए। तो गंगे अमु, गंगे अमु, गंगे शब्द जो है आपका द्विवचन का शब्द है, ठीक है। और किस पे अंत हो रहा है, ए पे अंत हो रहा है, और इसके बाद तो आप समझ ही गए, कोई भी स्वर आए संधि नहीं होगी, क्या रहेगा, गंगे अमु। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखो प्रकृति भाव संधि क्या है, बहुत ही कम है, पूछी ही नहीं जाती, बहुत लोग इसको पढ़ाते भी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स गिने चुने हैं, बस इनको 2-3 बार अपने माइंड में रखो, समझ में आ जाएंगे। जैसे ए तो मिलेगा, अमु मिलेगा, इमो मिलेगा हैं, और मुनि वगैरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। मुनि हरि तो इनको आप कर सकते हैं हमेशा। कवि हो सकता है, देखो मुनि हरि कवि ये सब एक ही जैसे हैं, तो ये सब ऐसे ही मिलेंगे, मुनि हरि कवि, ये तीनों ही क्या है, द्विवचन के हैं। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन यही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हैं। तो मुनि प्लस इमो क्या बन जाएगा, मुनि इमो। यति प्लस ए तो यति भी इसी का है, तो ये क्या बन जाएगा, यति ए। तो कोई संधि नहीं होगी। अब इनका संधि विच्छेद करना हो तो क्या कर देना है, बस बीच में इनके प्लस लगा देंगे और संधि विच्छेद हो गया। सबसे इजी संधि यही रही आपकी, कोई संधि ही नहीं होती इसमें। संधि विच्छेद आपका पहला देखिए, कवि इक्षता, तो संधि विच्छेद में क्या, बीच में प्लस लगा दिया, कवि प्लस इक्षता। अमी प्लस ईशा, अमी प्लस ईशा बन जाएगा। मुनि इमो, तो मुनि प्लस इमो। इस तरीके से इनकी संधि विच्छेद कर देनी है। अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ। पहली है आपकी प्र प्लस एजते, कौन सी संधि है, एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए आपकी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आ है आपका, इसके बाद क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो आ किस में चला जाएगा, अपने पूर्व रूप यानी कि अवग्रह आ में कन्वर्ट हो, सॉरी आ यहाँ पर क्या है, आ के बाद ए आ रहा है, तो ये आ क्या हो जाएगा, पर रूप में बदल जाएगा, पूर्व रूप नहीं सॉरी पर रूप में।
तो यानी कि आ विलुप्त होके किस में मिल जाएगा, ए में, और यहाँ क्या बचेगा, ए की ही मात्रा बचेगी। कौन सी संधि रही है, पररूप संधि है। किसका एग्जाम्पल ये दिया है आपको, पररूप संधि का एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्या है, गंगे प्लस अमु, तो ये तो अभी पढ़ी थी, कौन सी संधि है, प्रकृति भाव संधि, आपको पहचानना भी आना चाहिए। उप प्लस औषधि, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आ मिल रहा है और आ के बाद क्या मिला आपको, ओ मिल गया। अब यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि ये क्या है, एक उपसर्ग है। यहाँ पर उप प्लस औषधि, उप क्या है, एक उपसर्ग है, और ये आप किस में विलुप्त हो जाएगा, ओ में, तो क्या बन जाएगा आपका शब्द, उपोषति। ठीक है, कौन सी संधि है, पहचान गए होंगे, पररूप संधि है। प्र प्लस एजते भी पररूप है और उप प्लस औषधि भी पररूप है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, शिवो प्लस अहम, इसको भी आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी, कोअपि। कोअपि देख के ही पहचान जाओगे कौन सी संधि हो रही है, ये पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट क्या है, प्रेल्यति, कौन सी संधि है, पररूप संधि है। आ किस में चेंज हुआ, पररूप में बदल गया, यानी कि बाद वाले वर्ण का ही रूप ले लिया आ ने। साधु एतु, कौन सी संधि है, प्रकृति भाव संधि है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी की सारी स्वर संधियाँ समझ में आ गई होंगी आसानी से, और आप इनको आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है स्वर संधियों में। संधियाँ हमारी 3 प्रकार की थी। पहली कौन सी थी हमारी, स्वर संधि, दूसरी थी हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी थी हमारी विसर्ग संधि। इन 3 संधियों में अभी हमने सिर्फ कौन सी संधि को पढ़ा है, हमारी सबसे पहले हुई है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के होते हैं 8 भेद। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं स्वर संधि के। पहली कौन सी थी हमारी, पहली स्वर संधि थी जिसका नाम था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या था, अकहा सवर्णे दीर्घः, यानी कि अक प्रत्याहार के बाद उनका सवर्ण आने पर उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ह्रस्व और दीर्घ साथ में चलेंगे। जैसे छोटा आ रहा है तो उसके साथ बड़ा आ भी आएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई भी साथ साथ में चलेगी। तो जैसे यहाँ पर आ के बाद आ आता है, चाहे ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है, ह्रस्व या दीर्घ दोनों ही आ आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, प्लस के इधर वाला मैं बोलूँगी प्रथम पद और प्लस के इधर वाला बोला जाएगा उत्तर पद, यानी कि ये क्या है हमारा उत्तर पद है और ये वाला क्या है प्रथम पद है। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आता है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आता है, इन दोनों का मेल होता है। इसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही कहलाता है संधि। इस चीज़ को आप हम जान चुके हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि क्या करती है, दीर्घ स्वर संधि ये कहती है कि प्रथम पद के अंत में आ हो और उत्तर पद के प्रारंभ में आ हो। ठीक है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, दोनों ही जब मिलेंगे तो क्या होगा, हमेशा दीर्घ आ बनेगा। सेम ऐसे ही प्रथम पद के अंत में ई हो और उत्तर पद के प्रारंभ में ई हो, ह्रस्व हो दीर्घ हो कोई मतलब नहीं है, जैसे ही वो किस में कन्वर्ट होगी, ई में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही प्रथम पद के अंत में ऊ हो, ह्रस्व या दीर्घ दोनों ही लिख देती हूँ, प्लस उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो किस में कन्वर्ट होगा, ऊ में ही चेंज हो जाएगा। सेम ये रिरी के साथ भी होता है, रिरी और रिरी मिलके भी किस में कन्वर्ट होते हैं, दीर्घ में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। लिरी का आता नहीं क्योंकि लिरी जो है इसका दीर्घ स्वर नहीं होता है। ये किसके एग्जाम्पल थे, ये किसकी बात थी, ये नियम दीर्घ स्वर संधि की। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़े होंगे, विद्यालय हो गया, देवालय हो गया। ठीक है, विद्यालय, देवालय, महात्मा। ठीक है, महा प्लस आत्मा। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी कौन सी संधि, गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि का सूत्र क्या था, आदि गुणः, यानी कि आ और आ के बाद अगर क्या आता है, ई आता है, ऊ आता है, नेक्स्ट रिरी आता है आपका, और क्या आता है, लिरी आता है। तो ये कैसे चेंज होंगे, इधर तो आ और आ रहेगा, इसके बाद अगर ई आएगा तो ई किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। ऊ किस में चेंज हो जाता है आपका, ओ में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना ह्रस्व या दीर्घ दोनों ऊ आएंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, और जो रिरी है ये किस में चेंज हो जाता है आपका, अर में चेंज हो जाता है, और लिरी किस में चेंज हो जाता है, अल में चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, गुण स्वर संधि की बात हो गई। गुण संधि के एग्जाम्पल जैसे आपने क्या पढ़े हैं, महेश्वर, महेश।
ठीक है, जैसे महेश लिख देते हैं तो महा प्लस ईश हो जाएगा इसका, सर्वोत्तम सर्व प्लस उत्तम। इस तरीके से एग्जाम्पल आपको गुण संधि में मिलेंगे देखने को। ठीक है, देखो ओ मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि की क्या बात थी, इसमें क्या था आपका, जब आ और आ के बाद दीर्घ या ह्रस्व दोनों आ के बाद क्या आपको मिले, ए मिले और ओ मिले। ठीक है, ये ए और ओ दोनों हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अय और ओ, मतलब ए अय ओ औ ये मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये दोनों ही अय में चेंज होंगे। किस में चेंज होंगे, अय में चेंज हो जाएंगे। ए और अय चेंज हो जाएंगे अय में, और ये ओ और औ चेंज हो जाएंगे औ में। ये कहती है वृद्धि संधि। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, यड़ संधि। फटाफट से अच्छा, वृद्धि संधि का सूत्र नहीं बताया मैंने, वृद्धि रेचि होता है। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़चि होता है। ये संधि क्या कहती है कि जब ई ऊ री और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी स्वर हो लेकिन असमान हो, अगर ई के बाद ई मिल गया तो कौन सी संधि हो जानी है, फिर तो संधि दीर्घ हो जाएगी। इसलिए ई के बाद ई ना मिले, कोई भी स्वर हो लेकिन असमान स्वर होगा तो ई हमारी किस में चेंज हो जाएगी, मैं सीधे चेंज वाला लिख देती हूँ। ठीक है, ई हमारी कन्वर्ट हो जाती है या में, हलंतम या है, ध्यान रखना। ठीक है, ई किस में चेंज हो जाएगी, या में चेंज हो जाती है। ऊ किस में चेंज हो जाता है, ऊ चेंज हो जाता है हलंतम वा में। रिरी किस में चेंज हो जाती है, रा में, और लिरी किस में चेंज हो जाती है, ला में। ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है। सूत्र क्या है इसका, इको यड़चि। नेक्स्ट है आपकी कौन सी संधि, अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या है, एचो अयवा यावा। ये सूत्र आपका क्या कहता है, जब ए अय ओ औ के बाद आपको क्या मिलते हैं, ए अय और ओ और औ के बाद असमान स्वर आ जाते हैं, तो असमान स्वर आने के बाद क्या होगा, ये जो ए अय ओ औ है, कौन, ये बदल जाएंगे। अब ये किस में बदलेंगे, देखिए, ए बदलेगा किस में, अय में, अय बदलता है आय में, ओ बदलता है अव में, और औ बदलता है आव में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ सीधे सीधे लिख देती हूँ मैं, नयनम नयनम, पावकः पवित्रम भवन। ठीक है, ये सारे आपने सुने होंगे, यही सारे एग्जाम्पल है। पावन पावक, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अयादि संधि के एग्जाम्पल है। ये पांचों संधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बाकी की 3 संधियाँ तो मैंने आज पढ़ाई हैं, वहाँ से आपकी हो ही जाएंगी। तो क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपकी कौन सी संधियाँ होंगी, व्यंजन संधि। और ये संधियाँ में एक बार आपको ये सारी संधियाँ हो जाएंगी, उसके बाद जब रिवीजन होगा तो ये सारी संधियाँ मैं एक साथ कराऊंगी। एग्जाम्पल जो भी आपको दिए, मिक्स एग्जाम्पल वहाँ पर मिलेंगे, तो वहाँ पर हमें फाइंड करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी क्या अलग अलग पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब सारी संधियाँ एक साथ मिलेंगी तो दिमाग में क्या है, खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए क्या है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं अभ्यास प्रश्न में, उन सभी को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगर कुछ नहीं आता है, कोई संधि समझ में नहीं आती है, तो उसको पूछ लेना मेरे से, ठीक है, और बता देना, तो अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।